अब हम हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मेरे वीडियो का पर्पस ये रहता है कि मैं विजुअल तरीके से आप लोगों को मैरो के जो नोट्स है वो याद करवा पाऊँ। इसीलिए एमबीबीएस के स्टूडेंट जो सर्जरी प्रिपेयर कर रहे हैं या इवन एमएस सर्जरी के रेसिडेंट जो है उनके लिए मैं बता सकूँ। तो चलते हैं हम पार्ट 2 पर। अब पार्ट 2 के अंदर हम बेसिकली ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो मैं एक एक करके आपको पूरी एल्गोरिदम समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए ये क्या है। इसके अंदर ये दो जो फोटो आपको दिख रहे हैं उसमें लेवर देखिए, लेवर के अंदर एक बच्चा दिख रहा है, दूसरे के अंदर बाकी 3 बच्चे दिख रहे हैं। मैं इमेज देख के आप कंफ्यूज मत होइए, मैं एक एक करके सब समझाऊंगा आपको, बस आप मेरे साथ चलिए। अब क्या हो रहा है इसके अंदर कि एक बच्चा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस किंग को जो हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा हमारी पहली मूवी के अंदर था। तो जैसे कहानी के अंदर होता है कि अगर विलन जब छोटा रहे या बच्चा रहे तभी अगर उसको मार दिया जाए तो वो आगे आने वाला समय बहुत अच्छा निकल जाता है, उसी तरीके से इसको भी इसी तरीके से याद रखना है कि अगर ये बच्चा था या बहुत छोटा था तभी अगर आप इसको मार देंगे तो बेसिकली आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए इस बच्चे को मैं बता रहा हूँ जूम करके, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर सिंगल ट्यूमर है तो बेसिकली आप उसका रिसेक्शन कर दीजिए। और रिसेक्शन करने के लिए मैंने सर्जन भाई साहब बनाए हैं जो तलवार लेकर खड़े हुए, निंजा की तलवार यहाँ पर नाइफ रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ इंसिजन या सर्जरी। तो एक चीज़ तो अपनों को समझ में आ गई। उसी के साथ में एक चीज़ और समझ लीजिए कि बच्चा इतना छोटा होना चाहिए तब जाकर ये रिसेक्शन कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि साइज़ जो रहेगा उस ट्यूमर के नोड्यूल का, दैट शुड बी लेस देन 2 सेंटीमीटर और इट शुड बी सिंगल। अगर ये चीज़ है तो रिसेक्ट कर दो। पहली चीज़ समझ में आई, आगे दूसरी चीज़ वापस इन्हीं बच्चों पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ एक नहीं या 3 बच्चे हो गए हैं और इससे हमको पता लगाना है कि अगर लेस देन 3 नोड्यूल्स हैं, अभी तक सिंगल नोड्यूल था, अब लेस देन 3 नोड्यूल्स है तो अब ट्रीटमेंट जो है वो बदल जाएगा। अब हो जाएगी स्टेज लेवल ए। अभी तक कौन सी थी? लेवल 0, तो अब होगी लेवल ए। अब इसमें आ गए हमारे पास 3 बच्चे और 3 बेसिकली मतलब 3 नोड्यूल, ट्यूमर नोड्यूल, और उनका साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम हो। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। ओके, अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर 3 बच्चे से कम थे तो इस लिवर में देखिए ये बेसिकली जो नोड्यूल्स है वो ट्यूमर के ही नोड्यूल्स शो कर रहे हैं, बच्चा और कुछ नहीं, ट्यूमर नोड्यूल्स ही है। तो यही है बेसिकली कि आप देखो इसमें 3 से ज़्यादा नोड्यूल्स हो गए। ठीक है, और उस तरीके से आगे इमेज बढ़ती चली जाएगी। तो अभी वापस हम इस इमेज पर आते हैं। तो अगर 3 से कम है, लेस देन 3 ट्यूमर नोड्यूल्स है या उनका साइज़ 3 से कम है, तो हमारा ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला तो मैंने बता दिया कि रिसेक्शन होगा। अब इसमें भी एक और चीज़ आती है, वो आती है ये 2 लेवल। ठीक है, दैट इज़ पोर्टल प्रेशर और बिलीरुबिन। अगर ये दोनों चीज़ नॉर्मल है तो गो फॉर रिसेक्शन। लेकिन अगर पोर्टल प्रेशर नॉर्मल नहीं है या बिलीरुबिन नॉर्मल नहीं है तो आप देखो आगे जाके अलार्म्स बज रहे हैं और अलार्म्स को मैनेज करने के लिए हेलीकॉप्टर से टीम आ रही है नया लिवर लेकर, और वो कह रही है कि भैया हम तो नया पूरा डाल देते हैं, दैट इज़ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो हेलीकॉप्टर इज़ रिप्रेजेंटिंग लिवर ट्रांसप्लांटेशन। सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो कि अगर लेस देन 3 नोड्यूल है और उनका साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम है, और एक सेकेंड होल्ड ऑन, एसोसिएटेड डिजीज़ है और भी इसके साथ कोई बीमारी है, तो आप वापस इस हेलीकॉप्टर की मदद लीजिए, इन तीनों बच्चों को हेलीकॉप्टर में डालिए और छोड़ाइए कहीं बाहर। ठीक है, तो दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है तो सर्जरी से बचिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब सर्जन के हाथों में जो है वो एक्चुअल में नाइफ या निंजा तलवार नहीं है बल्कि गन्स है। दैट गन्स इज़ नथिंग बट रेडियो फ्रीक्वेंसी गन्स और परक्यूटेनियस इथेनॉल इंजेक्शन। ठीक है, तो परक्यूटेनियस इथेनॉल इंजेक्शन में क्या करते हैं, हम स्किन के थ्रू ट्यूमर तक जाते हैं, उसमें इथेनॉल इंजेक्ट कर देते हैं और इस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया हो गया। अब मैंने जैसे बताया था 3 नोड्यूल्स, अगर 3 से ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, तो ये आ गई ये वाली इमेज, ये देखो इसमें 3 से ज़्यादा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और समझा दूँ, ये जो ब्रिज उसके नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है वो ब्रिज पोर्टल वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे पोर्टल जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है, वैसे ब्रिज भी एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए होता है, और वो कनेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह को। उसी तरीके से इस ब्रिज को भी मैं पोर्टल वेन ही बता रहा हूँ। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो अब इसके लिए हम करेंगे TACE। ठीक है, दैट इज़ ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लड वेसल आपको इस ब्रिज पे दिख रही है, अगर हम उसी के अंदर एम्बोलाइजेशन कर देंगे तो वो ब्लड वेसल जो कि ट्यूमर को ब्लड सप्लाई कर रही थी वो बंद हो जाएगी, तो ट्यूमर का अपने आप जो है एलिमिनेशन हो जाएगा, वो मर जाएगा। इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं अगर बहुत सारे नोड्यूल्स थे। अब आप अगला फिगर देखिए, बिल्कुल स्टोरी एकदम साथ में कंटिन्यू ही चल रही है। अभी तक ब्रिज इन्वॉल्व नहीं था, अब ब्रिज इन्वॉल्व हो गया है।
अब अगर ब्रिज इन्वॉल्व हो गया है तो अब आप इसमें ये नहीं कर सकते ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। अब आप क्या करेंगे, अब आप कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब को देखिए, ये उनको पॉइज़न जो है वो जहर दे रहा है कि अब आप जहर पी लीजिए और यूथनेशिया कर लीजिए। एक्चुअल में लिटरल मीनिंग नहीं है कि यूथनेशिया के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक तरीका मैं एम्फेसाइज करने का बता रहा हूँ ताकि इससे आपको याद रहे कि वो पॉइज़न दे रहा है डॉक्टर कब, जब पोर्टल वेन इन्वॉल्व हो गई है, और वो पॉइज़न का नाम है सोराफेनिब। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे और पॉइज़न के रूप में ही पढ़ेंगे। और फिर अब आप देख सकते हैं कि अब अगर पोर्टल वेन से ज़्यादा अगर मेटास्टेसिस हो गया है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, एडवांस स्टेज पे चला गया है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस हम सपोर्टिव केयर देंगे। तो ये पूरी जो इमेज है, इस इमेज से अपनों को पूरी एल्गोरिदम याद हो गई। अगर बच्चे से आप शुरुआत करेंगे, बच्चा, एक बच्चा, 3 बच्चा, बहुत सारे बच्चे, पोर्टल वेन, तो आपका ये पूरी एल्गोरिदम जो है वो याद हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, अब एक क्राइटेरिया तो ये भी है, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया है चाइल्ड प्यूक टर्कॉट स्कोर, जो हमने इसके पहले पढ़ा था। अब मैंने जैसे बताया था कि उसमें प्रिंसिपल साहिबा उनको ग्रेड्स दे रही थी, तो ग्रेड ए का मतलब ये है कि लिवर अच्छी स्टेज पर है। लिवर अगर अच्छी स्टेज पर है, इसका मतलब जो FLR है, ये देखा आप ग्रीन में लिखा हुआ है FLR, दैट इज़ फंक्शनल लिवर रिजर्व, वो अगर अच्छा है, मोर देन 25%, अच्छे से मतलब लिवर हेल्दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो ट्यूमर है उसका रिसेक्शन कर दो। लेकिन अगर उस बच्चे को ग्रेड B या ग्रेड C आ रहा है, तो अब आप ट्यूमर का रिसेक्शन मत करिए, आप नहीं कर सकते सर्जरी। ओके, तो फिर अब हम आगे क्या करेंगे भाई, सर्जरी अगर हम नहीं कर सकते तो चाइल्ड ग्रेड B या ग्रेड C है, तो आगे भी तो कुछ ना करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास में ये भाई साहब आते हैं, दैट इज़ द डिटेक्टिव मिलान सिटी, जैसे इटली के अंदर जो रहती है वो सिटी, या मिलान डिटेक्टिव साहब, याद रखो। देखो, अब इसको समझने के लिए बहुत तरीका सिंपल है। जैसे हम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के अंदर लोगों को अलाउ करते हैं, ओके, बस ये मोहतरमा जो है, ये भाई साहब जो है, ये भी वही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एक ट्यूमर है और उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर से कम है, तो चलो आ जाओ, देखो आगे लिखा हुआ है अलाउड। लेकिन अगर 2 ट्यूमर है या 3 ट्यूमर है और उनका साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम है, तो चलो, तो आप भी आ जाओ, आप भी अलाउड हो। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। मिलान क्राइटेरिया, अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मिलान क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो चाहे चाइल्ड प्यूक B रहे या C रहे, आप सर्जरी कर दो, यस, ओके, या ट्रांसप्लांटेशन कर दो। लेकिन अगर ये नहीं होता है, जैसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कब मेटास्टेसिस में रिजेक्ट कर दिया, वेस्कुलर इन्वेजन में, अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, और वो मिलान क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फिर हम एक और चीज़ करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, एंड दैट इज़ ALPPS। इट इज़ नथिंग बट, इसके अंदर क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब आप ये देखिए, सबसे पहले तो लिवर में आप ये देखिए कि इसको 2 पार्ट में, राइट लोब और लेफ्ट लोब में अलग अलग करके डिवाइड करा हुआ है। अब इसको समझने के लिए पहले इमेज को 1 सेकंड के लिए भूलिए और ये देखिए कि अगर आप जिम में जाते हैं और सपोज़ आप सिर्फ बाइसेप्स की ही या सिर्फ बाइसेप्स में सिर्फ राइट हैंड ही का ही वेट उठाते हैं, तो आप जानते हैं कि आपका जो राइट वाला बाइसेप्स है ज़्यादा ग्रो करेगा लेफ्ट से। ओके, वही कंसेप्ट हमने इसके अंदर भी कर रखा है। सपोज़ एक लोब ऑफ लिवर को अपनों ने कम काम करवाया और दूसरे को ज़्यादा काम कराया, तो वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसके अंदर हल्क हाइपरट्रॉफी लिखी हुई है, बेसिकली हाइपरट्रॉफी, मसल हाइपरट्रॉफी। ओके, ये कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो मैं ये पूरी सर्जरी आपको बता दूंगा। इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम देखो, पोर्टल वेन जो रहती है, ओके, वो राइट और लेफ्ट दोनों होती है, उसकी ब्रांचेज होती है। अब हम ये देखते हैं कि अगर पोर्टल वेन जिस ट्यूमर को सप्लाई कर रही है, अगर हम उसको लाइगेट कर दें, लाइगेशन ऑफ अ पोर्टल वेन लाइगेट कर दे, तो वो वाला जो लोब रहेगा या वो वाला जो ट्यूमर रहेगा, जिस लोब को वो इन्वॉल्व कर रहा था, वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन दूसरा वाला जो है ज़्यादा काम करने लग जाएगा। जैसा मैंने बाइसेप्स की एनालॉजी देके बताया, इसके अंदर भी वही हो रहा है। तो हमने क्या करा, पोर्टल वेन का लाइगेशन कर दिया, दूसरा वाला ख़राब हो गया, जो दूसरा जिसने ज़्यादा काम किया वो ज़्यादा बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आराम से रिसेक्शन, हेपेटेक्टोमी कर सकते हैं। यही उसका पूरा के पूरा कंसेप्ट है। ओके, एल्प्स के बारे में, इसको निमूरा टेक्निक भी बोलते हैं, निमूरा। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में ट्रीटमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब ये इमेज देखो आप, बाकी सब भूल जाओ। ये किंग है, ये उसका पूरा किंगडम है, और यहाँ पर आप ये देखिए कितनी तबाही हो रखी है। बस केवल ये याद रखिए,
बेसिकली क्या है, अब हम जैसे कि एवेंजर्स के अंदर पूरी की पूरी टीम और पूरी की पूरी स्क्वाड हम लेकर आए थे अटैक करने के लिए, वैसे ही इसके अंदर भी होने वाला है। अब इसको याद रखने के लिए बहुत आसान तरीके मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो 2 ज़मीन के लोग याद रखने हैं आपको, और वो है डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारा थॉर। फिर 2 आसमान के लोग याद रखना है, और वो है हमारे पास में ये उड़ते हुए माइक्रो ओवन जिसमें से ये ड्रैगन निकल रहा है, और ये टॉप गन मैवरिक से टॉम क्रूज। बेसिकली 2 आसमान और 2 ज़मीन, ये याद हो गए। चलो, अब ये जो TACE है जिसको अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही TARE भी होता है। ओके, वो ये रहा, तो इससे भी आपको एक और इमेज याद होगी। अब आपको क्या याद रखना है, हल्क। हल्क तो रहेगा ही रहेगा एवेंजर्स वाली टीम में। ओके, तो ये भी हल्क भी याद हो गया। अब बस केवल आपको ये 3 चीज़ें याद रखना है। एक है डिज्नी की क्वीन, दूसरी है ये वाइट कलर का एकदम चमकता धमकता हुआ आर्मर, और दूसरे हमारे पास में जो अभी हमने पढ़ा था वो पॉइजन, दैट इज़ सोराफेनिब। अब आप सिर्फ मेरे साथ चलिए और मैं आपको पूरे के पूरा याद करा दूंगा। सबसे पहले हम आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज पर। बेसिकली वो क्या है, देखो उनके कंधे पर ऐसा इतना बड़ा इंजेक्शन है। क्या आपने कभी इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया? आई डोंट थिंक सो। 50 ml टॉमी सिरिंज से ज़्यादा बड़ा तो नहीं लगाया होगा आपने। तो यही है, और वो भी अगर आप वेटनरी डॉक्टर हैं तो। खैर तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि हम इथेनॉल का इंजेक्शन करते हैं, जो मैंने आपको बताया था परक्यूटेनियस इथेनॉल इंजेक्शन। ठीक है, उसका क्राइटेरिया मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था। ठीक है, ये यहाँ पर ये कि अगर आप में 3 या 3 से कम नोड्यूल है और 3 सेंटीमीटर से कम है और एसोसिएटेड डिजीज़ नहीं है, तो आप क्या करोगे, परक्यूटेनियस इथेनॉल इंजेक्शन। वही जो है इसके अंदर बताया गया है। अरे एक सेकेंड, चलिए, तो पहला हो गया हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड भी कभी कभी दिया जाता है, एंड इट इज़ इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ट्यूमर। ठीक है, वो नाम से क्लियर है, इंजेक्शन ट्यूमर के अंदर जाएगा। दूसरा है हमारे पास में थॉर। बेसिकली जिस तरीके से वो अपनी हैमर को बुलाता है और उसमें से बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज निकलती है, वो ये बताना चाह रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। ओके, ये भी अपनों ने डिस्कस किया हुआ है कि जब साइज़ लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है, ये देखो रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन जो है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जब साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम रहता है तब। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले ड्रैगन पर, और वो ड्रैगन जो है वो है माइक्रोवेव अब्लेशन। ठीक है, बेसिकली पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन से करा जाता था, लेकिन अब ये माइक्रो वेव अब्लेशन आ गया है, जिसके अंदर और कुछ चीज़ नहीं है, बिल्कुल जैसे ये करता था रेडियो फ्रीक्वेंसी, वैसे ही माइक्रोवेव भी करता है। बस इसकी खास बात ये है कि इसमें साइज़ जो रहता है वो 3 सेंटीमीटर से कम रहता है, और आजकल ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया है। ओके, तो इसीलिए ये वाली चीज़ है। फिर फाइनली ये हमने एम्बोलाइजेशन वाला तो देख ही लिया था। ठीक है, ये यहाँ पर जो टेस्ट था ये वही की वही एंजियो एम्बोलाइजेशन है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था कि कब करेंगे। ठीक है, जब 3 से ज़्यादा नोड्यूल्स रहेंगे। वैसे ही तारे भी रहता है। तारे के अंदर क्या रहता है, तारे इज़ नथिंग बट ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन। अगर पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस, आप पोर्टल वेन तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो केमिकल क्या डालोगे, केमिकल नहीं डाल सकते तो रेडिएशंस तो डाल सकते हो, तो ये होता है रेडिएशंस, तो आपने रेडिएशंस डाल दी। इसके अंदर यट्रियम जो है वो मेटल यूज़ होता है। फिर फाइनली नेक्स्ट हमने बताया था कि पॉइजन रहता है। ठीक है, पॉइजन सोराफेनिब में देते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर ये इमेज याद है तो वो इमेज आपको अल्टीमेटली आई जाएगी। ठीक है, इसमें भी पॉइजन दे दिया सोराफेनिब में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज़ निवोल्यूमैब। अब देखो इसके पीछे की दुनिया देखो, पूरी की पूरा ग्लोब है और ट्यूमर हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग फैल गया है। मतलब क्या बता रहा है ये, फैलने की चीज़ मतलब मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस ये बता रहा है कि निवोल्यूमैब जो है वो इसके ट्रीटमेंट में होता है अगर मेटास्टेसिस हो गया है तो। ओके, ये डिज्नी क्वीन है, दैट इज़ नथिंग बट क्रायोथेरेपी। और ये एकदम कोल्ड है ना, क्योंकि बर्फ़ ही बनी हुई है इसलिए कोल्ड है, तो उससे आपको याद रहेगा कोल्ड। और दिस इज़ हल्क। हाँ, ये बेसिकली इसका जो साउंड है उस पर आप फोकस करिए, क्योंकि साउंड ही इसका ये है। हल्क से आ जाएगा HIFU, मतलब ये है कि हल्क से H आ जाएगा बेसिकली। तो दिस इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। तो इसमें जो साउंड वेव्स आती है वो ब्रेक कर देती है ट्यूमर को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, बेसिकली रिपीटिशन है और कुछ नहीं। ये वाली जो स्लाइड हमने करी थी उसी का रिपीटिशन है और कुछ भी नहीं है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए, आपने ये तो बता दिया कि लिवर किसी पेशेंट को HCC है, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा वो कैसे पता लगाएंगे, वो हम पता लगाते हैं इन 3 प्रॉफिट से। ठीक है, जैसे कि प्रोफेसी दी जाती है, जैसे कि ये लड़का कभी हार नहीं मानता। ठीक है, तो ये प्रोफेसी है, या ये कभी हार नहीं मानेगा चाहे आप कुछ भी कर लो, तो ये प्रोफेसी है। तो इनको ये प्रोफेसी देने के लिए आते हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे प्रॉफिट है ओकुडा। ये आप देख सकते हैं कि एक तो सबसे पहले इनका माथा देखिए,
माथे से आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा माथा है। माथा एक्चुअली में यहाँ पे ये जो बॉल दिख रही है वो साइज़ ऑफ ट्यूमर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अभी हम ओकुडा स्टेज पढ़ रहे हैं साइज़ ऑफ ट्यूमर को। ऑल्दो पहले मैं 3 प्रॉफिट्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो एक तो ओकुडा हो गए, दूसरे भाई साहब हमारे रिपोर्टर हो गए, दैट इज़ क्लिप, ओके, क्लिप रिपोर्टर, और तीसरे हो गए हमारे बार्सिलोना के रेफरी, वो दौड़ा रहे हैं, ओके। अब आप तीनों इमेज में देखेंगे कि ये जो ट्यूमर है, ये जो बॉल है, ये तीनों के अंदर है और ये रिप्रेजेंट कर रही है साइज़ ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर ये जो प्रॉफिट्स है प्रोग्नोसिस बताते हैं, ठीक है। अब इनको देखिए कितने पीले हैं। पीले से मैंने एक ही चीज़ हमेशा बताई है, दैट इज़ बिलीरुबिन। तो ये बिलीरुबिन हो गया अपने पास में। बाटा वैसे इसका निमोनिक है, अगर वो याद रहे तो भी ठीक, नहीं तो इमेज है तो भी उससे ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। अब आप देखिए कि इनके पैर पूरे पानी में लथपथ है। पानी से आपको याद रखना है कहीं ना कहीं असाइटिस की तरफ, तो ये हो गया असाइटिस। ये 3 चीज़ें आपने याद रख ली और इनको अगर इमेजिन कर सकें आप, तो ये देखो इन्होंने जो बाटा पकड़ा है उसके बोर्ड पर वाइट कलर का दूध है और दूध मैंने बताया था वो एल्ब्यूमिन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक हो गया हमारे पास में प्रॉफिट, दैट इज़ ओकुडा। अब हम आते हैं क्लिप की तरफ। इसमें भी बड़ा सिंपल सा है। जिस तरीके से साइज़ ऑफ द ट्यूमर जो है वो दे रखा हुआ है, ये बॉल दे रखी हुई है, वो आपको याद रहेगी तो साइज़ ऑफ द ट्यूमर याद रहेगा। अब इसमें आप गौर फरमाएं कि इसमें सबसे खतरनाक चीज़ है ये ब्रिज। और मैंने क्या बताया था कि ब्रिज क्या बता रहा है, पोर्टल वेन को, और इसमें देखो आप पोर्टल वेन थ्रोम्बस हो गया है। तो ये क्लिप क्राइटेरिया के अंदर पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस आता है, ओके। बाकी तो ठीक है, इमेजिन बस इतना ऐसा ही करना है, ये बच्चा ब्रिज में दौड़ता हुआ आता है और ये ट्रॉफी जीत लेता है। तो बच्चा जो है एक्चुअली चाइल्ड है, चाइल्ड इज़ नथिंग बट चाइल्ड प्यूक टर्कोट स्कोर, ये ट्रॉफी इज़ नथिंग बट अल्फा फीटोप्रोटीन ट्रॉफी। फिर थर्ड प्रॉफिट है हमारे पास में बार्सिलोना का रेफरी। अब रेफरी जो है वो हमेशा क्या करवाता है, वो ये देखता है कि एक एथलीट की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। एथलीट बोल दो, कोच बोल दो, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर परफॉर्मेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस स्टेटस, कर्नॉफ्स्की स्कोर जो है वो अकाउंट होता है, ओके। एक्चुअली क्या होता है कि इन तीनों प्रॉफिट्स के बेसिकली MCQ आते हैं कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा नहीं है, पिक दी ऑड वन आउट। तो ये इमेज याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आप ऐसे रटते या निमोनिक बनाते बनाते थक जाओगे और एग्ज़ाम प्रेशर में कन्फ्यूजन अलग होता है। तो ये इमेज से आपको याद रहेगा कि कर्नॉफ्स्की है। अब इसी दौड़ में इस बेचारे बच्चे को भी शामिल कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड प्यूक टर्कोट स्कोर। और ये देख लो इसके पास भी बॉल है। रेफरी फुटबॉल नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइज़ ऑफ द ट्यूमर, चाइल्ड प्यूक टर्कोट स्कोर, और ये हो जाएगा दूसरा कर्नॉफ्स्की स्कोर। चलिए, अब इन तीनों प्रॉफिट्स के बीच में लड़ाई होती है और वो लड़ाई ये देखो ये हो रही है। ओकुडा बोल रहा है नहीं मैं सही हूँ, ये रिपोर्टर बोला नहीं मैं सही हूँ, ये रेफरी बोला नहीं मैं सही हूँ। तो इसीलिए इनको तीनों को शांत करने के लिए इनके और पुराने जो होते हैं वो आते हैं घर के, और वो ये कहते हैं सब सही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेज ऑफ डिजीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी खतरनाक स्टेज रहेगी वही डेस्टिनी डिसाइड करेगी कि पेशेंट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। अब हम आ रहे हैं ये वाली स्टेज पर। अब बेसिकली अब 2 ही फ़ोटो बचे हुए हैं। इसको बेसिकली ये देखो, ये रॉकेट फाइनली क्या 2 ही इमेज बची हुई है। ये जो किंग था, जो ट्यूमर था HCC, वो बैठ गया रॉकेट पे और उड़ गया है यहाँ से। और कहाँ से उड़ा है, उसने लैंड ऑफ करी है, बेसिकली घूम के वो वापस इसी जगह पर आएगा, और वो है लंग्स। मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस ऑफ लिवर कैंसर इज़ लंग्स, इसलिए, ओके। ये अभी सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन जब MCQ आते हैं तो कंफ्यूज होता है कि लिवर का जो रहता है वो लंग्स रहता है। फिर फाइनली जिस तरीके से हमने देखा था कि हमारा जो मेन विलन था वो बहुत ही खतरनाक था, वो ऐसा दिख रहा था शुरुआत से। अब जो है हमारे पास में ये है, बेसिकली इसको ऐसे समझ लो कि HCC का ही वेरिएंट होता है और वो होता है फाइब्रोलैमिलर। अब आप देखोगे कि ये कितना साफ़ सुथरा रहता है, ओके। बच्चों के साथ खेल रहा है, लड़के लड़की उसके आसपास डांस कर रहे हैं। ओ एक सेकंड, ये तो निंजा की तलवार है, मतलब डिसेक्शन। अब देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि एक तो ये यंग पेशेंट में होता है, इसलिए इसको यंग बनाया है। कितना नहा धो के एकदम साफ़ सुथरा, एब्स वगैरह सब दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिरोसिस की तरफ नहीं जाता। फिर इसमें लड़के लड़की सबके साथ खेल रहा है, मतलब मेल और फीमेल में बराबर होता है, जबकि वो वाला मेल में ज़्यादा होता था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका पेट, वो पेट कौन सा है, वो पेट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूरोटेंसिन बी को, कि न्यूरोटेंसिन बी एक मार्कर होता है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। और फाइनली आप देखोगे ये निंजा जो तलवार है, ठीक है, जैसे जलने वाले होते हैं, अभी बेचारा इतना खुश है तो कोई ना कोई तो जल ही रहा होगा, जो वैसे ये जल रहा है, उससे आपको याद रहेगा। दैट इज़ अगर RO स्टेज है इसकी तो आप रिसेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में
इसका मार्कर, न्यूरोटेंसिन बी इज़ बेसिकली मार्कर ऑफ फाइब्रोलेमुलर। ये हो गया हमारे पास में। चलिए अब हम आगे आते हैं लास्ट हमारी स्लाइड में। अब कई बार क्या होता है कि जो मेटास्टेसिस हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा तो है ही, लेकिन कई बार कहीं और की वजह से, कहीं कैंसर कहीं और है और वो अब लिवर में फैल जाता है, तो क्या होता है वो बताया है इस स्लाइड के अंदर। अब आप बेसिकली देखिए क्या है, ये देखिए मैं पहले आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम से आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ कोलॉन। दूसरा है हमारे पास, ओ माय गुडनेस, जस्ट इमेजिन कितना प्यारी इमेज बनाई है ये, और ये बेसिकली क्रैकन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी हो तो उसके अंदर सबसे खतरनाक जीव जो रहता है, जो पूरे के पूरे जहाज़ को खा जाता है, दैट वॉज क्रैकन। उससे डराया जाता है, ऑल्दो वो पूरा कभी नहीं बताया गया जीव, लेकिन ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट बस एक चीज़ याद रख लो, ब्लड वेसल्स, मैं भी बाद में बताऊँगा क्यों। और फाइनली दिस ग्रीन कलर पर्सन, ओके। अब इन 3 चीज़ों से अपनों को आगे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये भाई साहब है हमारे पास, ये सीवेज सिस्टम से निकल रहे हैं, मतलब कोलॉन है, ठीक है। तो कोलॉन कैंसर क्या रहता है, आप ये देखो, ये ट्रेन पकड़ेगा और ये सीधे पहुंच जाएगा इस किंगडम पे। कहने का मतलब ये है कि कोलॉन कैंसर जो है पोर्टल वेन से लिवर की तरफ, मतलब लिवर में मेटास्टेसाइज कर जाता है। तो ये पहली इमेज हो गई। अब उसमें से भी ये ट्रेन में आप देखो बड़े अच्छे से, ये ट्रेन में से क्या होते हैं कि 60% जैसे 60% जो लोग रहते हैं वो उतर जाते हैं लिवर में, बाकी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि हर बस में होता है, कुछ सवारी रुक जाती है, कुछ आगे बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि 60% जो वो लिवर में फैल गए हैं, बाकी 40% वो लिवर में फैले नहीं हैं। फिर 2 तरह के होते हैं, सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस। अब ये देखो, ये दोनों जॉन विक जो रहते हैं उस तरह के लोग हैं, एक बार में मार रहे हैं, वो भी मार रहा है, मैं भी मार रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है सिंक्रोनस, मतलब ये है कि मेटास्टेसाइज जो है, कोलॉन कैंसर और लिवर कैंसर दोनों साथ में डिस्कवर हुआ है, तो दैट इज सिंक्रोनस। लेकिन अगर कोलॉन कैंसर डिस्कवर हो गया और लिवर कैंसर 1 साल के बाद डिस्कवर हुआ है, तो दैट इज मेटाक्रोनस। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। अगर सेम टाइम पे मारा है तो सिंक्रोनस, और 1 साल बाद मारा है तो मेटाक्रोनस। सिन मतलब वैसे भी होता है एक जैसा। अब अगली चीज़ यही आती है कि भैया स्कैन इन्वेस्टिगेशंस क्या रहती है, तो कुछ नहीं रहती है भैया। ये पेट डॉग जो है, इससे याद रख लो पेट स्कैन, ओके, या CCT स्कैन। ये नहीं भी याद रहे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपन हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये उसका पेरीफेरी वाला टॉपिक है। तो ये बस ऐसा है कि जब आप मैरो से पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगी वो चीज़ें। फाइनली हाँ, अब ये देखो, ये एक और बहुत प्यारी सी इमेज है। बेसिकली ये भाई साहब है अपनी निंजा टेक्निक वाले, ये कहते हैं कि भैया मैं सारी सर्जरी कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली ये इमेज में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले के लोग हमेशा ये बोलते थे, ये जैसे इसने ये जो लेकर खड़ा हुआ है, कैन आई रिमूव ऑल लीजन। पहले के लोग ये बोलते थे कि अगर बहुत खतरनाक कैंसर है तो कुछ मत करो, आप बेसिकली कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दे दो और पेलिएटिव केयर दे दो। लेकिन आज जो है, आज के सर्जन जो है, उनकी ओपिनियन बदल गई है। वो ये कहते हैं कि चाहे कितने भी लीजन हो, क्या वो रिसेक्टेबल है, और अगर वो रिसेक्टेबल है तो आप सर्जरी कर दो। ये इस पूरे पॉइंट का मतलब है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, कीमोथेरेपी तो अपन देते ही हैं 6 महीने तक, और उसके बाद में हेपेटिक आर्टरी के अंदर एक ड्रग इंजेक्ट करते हैं, दैट इज़ फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, जैसे इसको ऐसे याद रखो आप कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसी होती है। मान लो किसी देश ने हम पर हमला किया है, तो हम उस आतंकवादी के घर को टारगेट करते हैं पर्टिकुलरली, हम पूरे देश को नहीं टारगेट करते हैं। सिमिलरली ये भी, क्योंकि फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडिन जो केमिकल है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो हमारे लिए घातक ही होता है। तो हम पूरी बॉडी में उसको नहीं कर सकते, हमको उसको किसी ना किसी तरीके से उस ट्यूमर तक ही लेके जाना पड़ता है। सो इस सर्जिकल स्ट्राइक से आप याद रख लेना फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडिन। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्रैकन के बारे में, ये और कुछ नहीं है, ये हेमेंजोएंडोथीलियोमा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ब्लड वेसल याद रखने का क्यों बोला था, क्योंकि इनके नाम में हेमेंजोएंडोथीलियोमा है, ठीक है। इसका भी जो मेटास्टेसाइज होता है वो लिवर में होता है। अभी तो बस इतना ही याद रखना है। और फिर फाइनली हमारे पास है कोलेंजियोकार्सिनोमा, इसलिए इसको हरा बनाया है कोलेंजियोकार्सिनोमा को। अब एक बस लास्ट चीज़ यही है कि कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कोलेंजियोकार्सिनोमा जो है वो प्राइमरी है या लिवर जो है वो प्राइमरी, मतलब कहाँ से आए, क्योंकि दोनों बहुत पास पास है ना। तो इसीलिए जज जो है वो डिसाइड करता है कि यार आपस में मत लड़ो, मैं फ़ैसला सुना देता हूँ, और वो फैसला देता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो लास्ट है, वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से हम पता लगा लेते हैं कि कोलेंजियोकार्सिनोमा प्राइमरी है या
लिवर कैंसर प्राइमरी है। तो इस बेसिस पर हम पता लगाते हैं। तो ये हमारा सारे टॉपिक ख़त्म हो गए। मैं सच बता रहा हूँ, एक एक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत साफ़ और बहुत सुथरी करके मैंने प्रयास किया बताने का। एक बार फिर मैं कहूँगा, एक बार आप जाके मैरो पढ़ लो। मैं सच बता रहा हूँ, आपको एक ही बार में सारा याद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आपका रिवीजन भी इसमें फ़ास्ट होगा, आपको याद भी इसमें फ़ास्ट होगा और समझ में भी आ ही रहा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।